एक व्यक्ति जब सुबह-सुबह जागता है और अपने घर से बाहर निकलता है, तो उसे कुछ दुर्गंध सी महसूस होती है। कुछ ही मिनटों में उसे ये लगता है कि ये जो दुर्गंध आ रही है, ये उसके पड़ोसी के घर से आ रही है। वो एक-एक कदम जैसे-जैसे अपने पड़ोसी के घर की तरफ बढ़ाता है, ये दुर्गंध और बढ़ती चली जाती है। जब ये अपने पड़ोसी के दरवाज़े के सामने पहुँचता है, तो उसे ये लगता है कि ये गंध इस दरवाज़े के अंदर से ही आ रही है। और वो दरवाज़े के पास जब जाता है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, नाकें सिकुड़ जाती हैं और अपने नाकों पे हाथ रख लेता है, क्योंकि ये जो गंध है बहुत तीक्ष्ण हो चुकी थी और इसी दरवाज़े से ही आ रही थी। वो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होती। कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो ये पीछे हट जाता है और पीछे जा कर के और लोगों को बताता है, अगल-बगल घर वालों को। कई लोग आ जाते हैं, सबको लगता है कि ये गंध इसी घर से आ रही है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर लोग आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं और मौके वारदात पे पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है। पुलिस भी जब आती है तो वो भी दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होता। कोई मास्क लगाता है, कोई गमछे से नाक को बंद करता है, कोई थोड़ा दूरी बना के रहता है कि ये इतनी तीक्ष्ण गंध, इतनी तीक्ष्ण बदबू आ क्यों रही है इस दरवाजे के पीछे से। फिर पुलिस किसी तरीके से इधर-उधर हाथ पाँव मारते-मारते घर के छत पे चढ़ कर के आंगन में कूदती है और जैसे ही आंगन में पुलिस कूदती है, आंगन में प्रवेश करती है, पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि आंगन का दृश्य बड़ा ही भयावह था। दरअसल दोस्तों, आंगन में एक सड़ी गली लाश पड़ी हुई होती है और उसी लाश से इतनी तीक्ष्ण दुर्गंध आ रही थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर घर बंद है और इस बंद घर में एक सड़ी गली लाश कैसे आ गई? इस व्यक्ति को किसने मारा और उसके मारने के पीछे का उद्देश्य क्या था? और इस व्यक्ति के घर वाले कहाँ हैं? इन तमाम सवाल पुलिस के जहन में घूम रहे थे। तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम लोग एक सच्ची घटना के बारे में जानने वाले हैं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले की, जहाँ पे पुलिस को एक आंगन में एक लाश मिलती है जो बहुत बदबू दे रही थी। और वो लाश एक बुज़ुर्ग थी, बुज़ुर्ग की लाश थी और ये बुज़ुर्ग की उम्र रही होगी 75 ईयर्स। जब इस बुज़ुर्ग की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि जो लाश है, ये लाश एक 75 वर्षीय बुज़ुर्ग की है और ये व्यक्ति इस घर में अकेला रहता था। तो सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये आता है कि इस व्यक्ति को मारा किसने? तो अगल-बगल वालों से पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ करने पे सारी कहानी समझ में आती है इस व्यक्ति के बारे में। जो व्यक्ति पुलिस को कॉल किया था, दरअसल वो कोई और नहीं, ये जो मरा हुआ वृद्ध व्यक्ति था, इसका भतीजा था। यानी इस व्यक्ति के अगल-बगल जो लोग रहते थे, इसी के पटेदार लोग रहते थे। इस व्यक्ति का नाम अरुण मिश्रा था और ये 75 वर्ष के थे और ये कानपुर खाद्य विभाग में नौकरी किया करते थे। और जब से ये रिटायर हुए थे, तब से ये अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। और इनके 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम, बड़ा जो बेटा था उसका नाम प्रद्युम्न था, जो अमेरिका में अपने परिवार के साथ सेटल हो गया था। जो छोटा बेटा था उसका नाम अक्षय था और वो बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ नौकरी किया करता था। दरअसल ये जो अरुण मिश्रा जी थे, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, ये अपने पुश्तैनी मकान कन्नौज में रहा करते थे रिटायर होने के बाद से। यानी ये लगभग 15 साल से इसी मकान में रह रहे थे। और इनकी जो पत्नी थी, उनसे इनका बनता नहीं था। मतलब आए दिन इनका झगड़ा होता रहता किसी बात में और ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए इनकी पत्नी, अरुण मिश्रा जी की पत्नी जो हैं, वो अपने छोटे बेटे के साथ बेंगलुरु में रहती थी। जब पुलिस को अरुण मिश्रा जी के फैमिली के बारे में सारी बात आस पड़ोस वालों से पता चलती है, तो वो
उनके बेटों का कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है पड़ोसियों से। वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करती है और सारी बात उनके बेटों से बताती है कि आप लोग फ़ौरन चले आइए, आपके पिताजी का कत्ल हो चुका है। जब तक कि बेटे आते, क्योंकि एक बेटा बेंगलुरु में रहता था और एक अमेरिका में रहता था, दोनों को आने में अभी समय लगता, तब तक पुलिस के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी और उस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला रह रहा था और इस व्यक्ति के पास में एक आधी भरी हुई बाल्टी थी और उसके हाथ में जो मरा पड़ा था 3 दिन से, मेरे प्यारे साथियों 3 दिन से व्यक्ति मरा पड़ा था। किसी को भी भनक न थी, पड़ोसियों को भी भनक न थी कि मेरे पड़ोस में जो व्यक्ति रहता है 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, 3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा, कि कोई जा करके उसका सुध ले सके, कोई दरवाज़ा खटखटा सके, कोई हाल चाल ले सके, क्योंकि ये व्यक्ति अकेले रहते थे। लेकिन इस व्यक्ति जो ये अरुण मिश्रा जी थे, इनके पटेदार ही लोग थे, इनके बड़े भाई ही अगल बगल रहा करते थे, उनके बेटे रहा करते थे, लेकिन इन सब ने इनकी सुध न ली। फिर उनके बेटों की तो बात ही क्या, उनके बेटे तो एक अमेरिका में सेटल है, एक बेंगलुरु में सेटल है और इनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी जी, जिन्हें कहा जाता है कि 7 जन्म का रिश्ता होता है, सुख दुख में पत्नियां साथ होती हैं, लेकिन इतना मनमुटाव था, इतना मतभेद था कि वो इनको भी अकेला छोड़ करके, रिटायर होने के बाद अकेला छोड़ करके वो भी अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो आया था, मर्डर किसने किया था वो मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा। पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मर्डर किसी ने भी किया हो, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार इस पूरी कहानी में कौन है, उसको आप लोग रियलाइज़ करिएगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि एक बाप जो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, उसके सुख दुख में साथ रहता है, उसकी शादी कर देता है और वो बेटा जीवन में जब करियर के नाम पे सक्सेस हो जाता है कि मैंने करियर में अपना कुछ कर लिया, कुछ उखाड़ लिया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो एक अमेरिका सेटल हो जाता है और एक बेंगलुरु सेटल हो जाता है और ये दोनों अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। पिताजी से कांटेक्ट करने का भी टाइम नहीं था। आप ज़रा सोचिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ साफ जाहिर कर रही थी कि जो व्यक्ति अरुण मिश्रा जी हैं, ये 3 दिन पहले ही मर चुके हैं। आप ज़रा सोचिए, इतनी अपने लाइफ में बिजी हैं इनके बेटे कि अपने पिता से हाल चाल लेने को टाइम नहीं है, 2 मिनट का टाइम नहीं है 3 दिन से। इसका मतलब कि ये जो दोनों बेटे थे अपने पिता से मतलब ही नहीं रखते थे। बेटे तो बेटे मेरे दोस्तों, इनकी जो धर्म पत्नी थी वो भी बिल्कुल मतलब नहीं रखती थी। 3 दिन से बात ना होना, इसका मतलब ये हो सकता है कि कभी बात ही नहीं होती हो, या होती भी हो तो महीने में 1 आध बार होती हो। तो ऐसे बेटों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मर्डर किसी ने किया हो, ये तो बाद की बात है। पहली बात तो ये आती है मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों को सक्सेस बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन उनके अंदर जो संस्कार है ना, वो संस्कार भी ऐसा दीजिए यार कि बच्चे बड़े होकर जब सेटल हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। और यही हुआ अरुण मिश्रा जी के साथ। उनकी धर्म पत्नी भी उनको भूल गई, बेटे भी उनको भूल गए और 3 दिन तक इनकी लाश उस घर में सड़ती रही। फिर बाद में बच्चे आते हैं, मरने के बाद मुखाग्नि देंगे बच्चे, भाई बेटे हैं हम, बाप की लाश को कंधा देंगे। अरे जीते जी जब कंधा न दे पाए, जीते जी उनकी सेवा न कर पाए, अब मरने के बाद कंधा देने से क्या होगा? और वो भी पुलिस बताती है, पुलिस बताती है कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरे साथियों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली कातिल कौन था, किसने अरुण मिश्रा जी का कत्ल किया, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ साथियों कि जो दिखता है वो सच नहीं होता, सच तो कुछ और ही होता है, वो आप बताइएगा कमेंट करके। और अब चलते चलते मैं आप लोगों को इस कहानी का जो क्लाइमेक्स वो बता देता हूँ कि अरुण मिश्रा जी का जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आया था, जो उनका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हुआ था कि उनको किसी ने नहीं मारा था, वो अपनी स्वतः मौत से मर गए थे। दरअसल वो
अपना घर में बाल्टी लेकर के, जो वहाँ का दृश्य था उसके अनुसार पुलिस ये गेस कर रही है, बाल्टी में आधा पानी भरा हुआ था, मग्गा था उनके हाथों में, तो वो मग्गा और बाल्टी से या तो अपना हाथ पैर धो रहे थे या घर के उस पर्टिकुलर जगह की सफाई कर रहे थे, और उसी समय वो उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और वो वहीं पे दम तोड़ देते हैं छटपटा छटपटा करके। तो साथियों, ये है हमारे समाज का हाल, ये है हमारे परिवेश का हाल, ये है हमारे देश काल का हाल। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसा अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि वो बड़े होकर के अपने माँ बाप का भी ख्याल रख सकें। तो आज की कहानी में बस इतना ही, मिलेंगे और एक सच्ची कहानी में। तब तक के लिए आप दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और जय हिंद, जय भारत।